हेलो एवरीवन। आज हम रैंडम नंबर्स को समझेंगे। ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। दूसरा, रैंडम नंबर्स के साथ ऑटोग्रैड फंक्शनैलिटी भी हम देखेंगे, लेकिन वो इसके बाद वाले लेक्चर में होगा, कंबाइन नहीं कर सकता, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके, तो रैंडम नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 2 मिनट के लिए समझते हैं रैंडम नंबर जो जनरेट होता है वो कैसे होता है। सो जनरली एक सीड वैल्यू होती है, वहाँ से कोई भी रैंडम नंबर का इनकारनेशन होता है, वो एक ऑफसेट होता है। ठीक है। नाउ अब इसको थोड़ा सा समझने में अगर आप बिल्कुल नए हो तो शायद बहुत कठिनाई होगी। तो मैं एकदम हाईली रिकमेंड करूंगा किसी भी वीडियो को सुनने से पहले कोई टेक्स्ट पढ़िए, या कहीं गूगल सर्च करिए, या कहीं किताब में पढ़िए। तो एक बुक है मैथ फॉर डीप लर्निंग करके, नो स्टार्च प्रेस की, उसमें एक चैप्टर है डेडिकेटेड, जिसमें उन्होंने सिखाने की कोशिश की है कि रैंडम नंबर क्या होता है और क्रिप्टोग्राफिकली सेफ रैंडम नंबर्स क्या होते हैं। तो जनरली जो हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं ये स्यूडो रैंडम नंबर होते हैं। तो अगर आप देखा जाए इसको तो ये नकली रैंडम नंबर होते हैं, राइट। तो असली रैंडम नंबर कहाँ होते हैं? तो अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट नहीं है मेरे सिस्टम में, जिस सिस्टम में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अगर आप क्लाउड फेयर के ऑफिस में देखेंगे, क्लाउड फेयर का जो सैन फ्रांसिस्को का ऑफिस है उसमें एक लावा लैंप्स सर्च करना, और सर्च करना कि इसको यूज करके वो कैसे जेन्युइनली नेचुरली अकरिंग रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। वो यूज नहीं करते इसको, बट कंसेप्चुअली इसको यूज करके, इसके इमेज को यूज करके लावा लैंप्स के आप एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। जो नंबर, जो सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट होता है बेस्ड ऑन दैट इमेज, उस इमेज के थ्रू, उसमें ये लोग स्यूडो रैंडम नंबर ऐड करके उसको काफी ज्यादा और रैंडमाइज कर लेते हैं। तो ये बेसिकली उसके पीछे का लॉजिक है। हाउएवर, पाईटॉर्च या नमपाई में ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक स्यूडो रैंडम नंबर है जिसका इनकारनेशन या स्टार्ट पॉइंट जो है ये सीड से होता है। ये जो सीड है ये बेसिकली ये बताता है कि ये प्रोसेस डिटर्मिनिस्टिक है कि नहीं। कहने का मतलब, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब हो गया कि सेम सीड पे सेम रैंडम नंबर जनरेट होना चाहिए। तो अगर मैं अपने मशीन पे लिखूं टॉर्च डॉट मैनुअल सीड और इसकी वैल्यू 1 लिखूं, राइट, और उसके बाद मैं एक नंबर जनरेट करता हूं टॉर्च डॉट रैंड एन, और मैं 10 डालूं, तो x जो ये प्रिंट होगा वो ये नंबर होगा। अब मैं कल सुबह उठूं और सेम सीड वापस से डालूं तो यही नंबर प्रिंट होगा। ठीक है। इनफैक्ट आप भी ट्राई करोगे इस मैनुअल सीड पे, आपको यही रैंडम नंबर मिलेगा। पर इसका कैच ये है कि आर्किटेक्चर सेम होना चाहिए। अगर आर्किटेक्चर डिफरेंट है, या फॉर एग्जांपल हमने सीपीयू और जीपीयू का एक माइल्ड सा डिस्कशन किया था प्रीवियस चैप्टर में, तो डेटा की अगर हम बात करें तो फॉर नाउ मेरा सारा डेटा रैम में रिसाइड कर रहा है, जिसको हम सीपीयू बोल रहे हैं, राइट। ऑल्दो टेक्निकली इनकरेक्ट है ऐसा बोलना, सीपीयू कंप्यूट करता है या जीपीयू कंप्यूट करता है। टेक्निकली कोई डेटा स्टोरेज पॉइंट है नहीं, डिवाइस नहीं है। पर हम जब टू डिवाइस की बात करते हैं तो हम सीपीयू और जीपीयू लिखते हैं या कूडा लिखते हैं। बट इसका इसेंशियली मतलब ये है कि अगर आप 2 सीपीयू कर रहे हैं तो डेटा आपका रिसाइड हो रहा है रैम में, राइट। अगर आप 2 सीपीयू करते हो ना तो डेटा आपका कहाँ जा रहा है? रैम में। ठीक है। लेकिन जब आप लिखते हो कि 2 कूड़ा, तो इसका मतलब आपका डेटा कहाँ जा रहा है? आपका डेटा जा रहा है वी रैम में। ठीक है, वी रैम जो आपके वीडियो रैम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सो सीपीयू में एक्चुअली कोई डेटा नहीं जाता। सीपीयू का कैश होता है डेफिनेटली, और वो कैश ठीक ठाक साइज का भी होता है, लेकिन उसमें कोई डेटा रिसाइड नहीं होता, या इसमें कोई डेटा रिसाइड नहीं होता, इसमें कंप्यूट होता है। ठीक है। तो पहले तो ये हो गया। तो अब ये दोनों अलग अलग डिवाइसेस है। तो इसका ये मतलब भी है कि मैंने बोला सेम आर्किटेक्चर, तो डेफिनेटली ये डिवाइस अलग है, तो मतलब इसके पीछे का आर्किटेक्चर भी डिफरेंट होगा। तो इसका ये मतलब है कि ये सेम सीड 1 जो सीड यहाँ मैंने डाला है, अगर मैं कूड़ा के लिए डालूं तो जरूरी नहीं है मेरे को यही नंबर मिले। ठीक है। सो पहले तो एक और एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखा देता हूँ, सो दैट थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाए इसके रिगार्डिंग। अगर मैं y बनाता हूँ और कहता हूँ टॉर्च डॉट रैंड n और 10, तो आपको क्या लगता है y की वैल्यू क्या होगी? यही होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए? सो डिफरेंट होगी। अब आप कहोगे कि अरे आप तो बोल रहे थे कि ये सेम सीरीड पे सेम वैल्यू आएगा। बिल्कुल,
ये तब सेम वैल्यू आएगा जब इस सेल को यहां पर ठीक इसके ऊपर आप चिपकाओगे और फिर जब y को प्रिंट करोगे तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगा। तो बेसिकली आपको हर इंस्टेंस से पहले उस पर्टिकुलर सीट को चिपकाना पड़ेगा इन केस आपको सेम रिजल्ट चाहिए। हाउएवर अगर ये आप नहीं करते हो फॉर एग्जांपल और यहां से स्टार्ट करते हो सेल को इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है, राइट? तो अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं फिर से यहां पर और फिर से मैं इसको इनिशियलाइज कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा x, इस बार उसका नाम a रखता हूं, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। ये a x के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही ये b जो होगा ये y के बराबर होगा, क्योंकि मैंने सीड इस लाइन में वापस से रीसेट कर दी है। ध्यान रखना ये इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, वरना कभी भी ये रैंडम नंबर वैसा नहीं दिखेगा जैसा दिखना चाहिए। a, b अगर मैं करूं तो a देखो x से मैच हो रहा है और b देखोगे ये y से मैच हो रहा है। पर ये अगर ऐसा नहीं होगा अगर मैं ये बीच से हटा दूं, ठीक है ना। तो ये चीज दिमाग में रखना। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर सीड लिख दिया तो हर बार सेम ही नंबर, नहीं, वो एक सीक्वेंस में चल रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर। सो अच्छा, अब तुम्हें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करके दिखाता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि हमको चीजें समझ में आ गई हैं। तो और ऐसा नहीं है कि PyTorch में हो रहा है, ये मेजॉरिटी टूल्स में ऐसा ही होता है। ओके, फिर से मैंने सेम सीड को इनिशियलाइज कर दिया है। इस बार मैं इसकी वैल्यू c बनाता हूँ और torch डॉट rand n, और इस बार मैं 20 जनरेट करता हूँ और c को प्रिंट करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है c की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 10 नहीं रखा है इस बार। सो तुम ध्यान दोगे अगर मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है, तो मेरी वैल्यू ऐसी आ रही है कुछ, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी तुम्हारे इससे या इससे मैच नहीं हो रही है, ठीक है। ये चीज भी एक समझने वाली बात है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि अगर 10 की जगह तुम कुछ और लिख दोगे तो रैंडम नंबर मैच होंगे ना। कुछ कुछ टूल में, आर में एक्सेप्शनली मेरे को ध्यान है कि ऐसा ही होता है कि अगर आप एक 10 की जगह 20 कर दोगे ना, तो बेसिकली उसमें कैसा होता है कि ये वाला 10 नंबर और ये वाला 10 नंबर साथ आएगा 20 में, राइट? बट PyTorch में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना कि भाई -152, अब तुम अपने मशीन में ऐसा टाइप करोगे मैनुअल से, और उसके बाद टॉर्च रैंडम 20 मारोगे, यही नंबर आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, अगर आर्किटेक्चरली सेम है हमारा और तुम्हारा मशीन तो, जो कि होना चाहिए। मैं विंडोज पे काम कर रहा हूँ तो होपफुली सिमिलर ही है। नाउ अगर मैं सेम सीड पे जीपीयू के थ्रू रैंडम नंबर जनरेट करूं तो क्या सेम होगा? तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ये सेम नहीं होगा, ठीक है, हम देख लेते हैं। सो बेसिकली अगर मैं इसको उठाऊं, इस कोड को, इसमें एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैनुअल सीड की जगह यहां पर कूडा डॉट मैनुअल सीड लिखना पड़ेगा। नाउ ये मैंने चलाया है और एक बारी मैं x को फिर से इनिशियलाइज करता हूं और प्रिंट करता हूं। तुम देखोगे काफी डिफरेंट नंबर है ये वाला नंबर जो है इस नंबर से, ठीक है ना। तो इवन दो मेरा सीड जो है वो सेम है, 1 है, राइट, मैंने हर जगह सीड को 1 ही रखा है, कहीं पर चेंज नहीं किया, लेकिन मेरा फिर भी जो नंबर आ रहा है वो इनिशियली जो नंबर था उससे काफी डिफरेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मैं क्या यूज कर रहा हूं, अभी मैं अपना जीपीयू यूज कर रहा हूं, सीपीयू नहीं यूज कर रहा हूं। सो जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है ना, या जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई सेम नंबर जनरेट होगा, वो आर्किटेक्चर अगर मशीन का सेम है, ये वन ऑफ द रीजन है। और भी बहुत सारे रीजन है, मैं मेन रीजन बता रहा हूँ। ये मेन रीजन है कि आर्किटेक्चर अगर डिफरेंट होगा, आप रैंडम नंबर अगर अपने सीपीयू पे जमा रहे हो, बना रहे हो, सीपीयू के थ्रू बना रहे हो बेसिकली, या जीपीयू के थ्रू बना रहे हो, तो वो दोनों सेम सीट पे डिफरेंट नंबर दे सकता है। अब क्या इसका कोई फिक्स है, जुगाड़ है? एक जुगाड़ है, लेकिन वो काम नहीं करता हमेशा, तो मैं डिस्कस भी नहीं करने वाला। CUDDNN करके एक चीज ऑब्जेक्ट होता है टॉर्च के अंदर, उसको सर्च कर लेना, उसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी का एक ऑप्शन भी होता है,
बट वो काम नहीं करता है मोस्टली, मतलब गारंटी नहीं है उसका, मतलब काम करेगा, बहुत जगह करेगा शायद, बट कुछ कुछ जगह वो नहीं काम करेगा। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी मुश्किल है अगर आर्किटेक्चर डिफरेंट है तो, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा नोट था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये वाले जो नंबर्स होते हैं जो आप देख रहे हो ये मैच नहीं भी कर सकते हैं गिवन आर्किटेक्चर आर डिफरेंट, ठीक है। इतना चीज दिमाग में रखना है। बाकी ऐसा मेरे हिसाब से अगर आप अपने कंप्यूटर पे टेस्ट करोगे तो आपको आपको ये नंबर मिलेगा अगर आप सेम जीपीयू यूज कर रहे हो, और सीपीयू के केस में बहुत चांसेस है हमारा और आपका नंबर मैच हो जाए, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर ये 1 रख रहा हूँ और अगर आप 10 नंबर जनरेट करोगे तो ये दिखेगा, और अगर आप 20 नंबर जनरेट कर रहे हो जो कि मैंने नीचे किया था तो आपको ऐसा नंबर दिखना चाहिए, ठीक है। सीपीयू केस में मोस्टली मैच होगा 100, मतलब मैं 99.9% श्योर हूँ। ऑफ कोर्स अगर डिफरेंट आर्किटेक्चर होगा तो नहीं मैच होगा। तो क्या ये यूजफुल है, पता नहीं यूजफुल है कि नहीं। जनरली हम मशीन लर्निंग और उसमें सीड सेट करके रिप्रोड्यूसिबिलिटी करने की कोशिश करते हैं, बट जैसा मैंने पहले भी बोला रिप्रोड्यूसिबिलिटी खाली सेट सीड पर डिपेंड नहीं करती है, बहुत सारे और हाइपर पैरामीटर होते हैं जो आपके रिप्रोड्यूसिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सजी बूस्ट में ऐसा ही है, अगर एटलीस्ट अगर आप सेम हाइपर पैरामीटर भी रखते हो, है ना, आप बस लिनक्स से विंडोज पे चले जाते हो उसमें ही सब कुछ चेंज हो जाता है, सेम प्रोबेबिलिटी आनी बंद हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, राइट। और प्रोबेबिलिटी का मीन मैं डॉट प्रोबा यूज कर रहा हूँ एक्सजी बूस्ट के कंटेक्स्ट में, ध्यान रखना। मैं मतलब एक्चुअली वो प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, ये हम कभी बाद में आराम से डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। बट पॉइंट आइडिया ये है कि जो डॉट प्रोबा मेथड है उसमें अगर आप सेम हाइपर पैरामीटर लिनक्स पे यूज करते हो और मे बी विंडोज पे जाते हो तो आपको डिफरेंसेस थोड़े बहुत दिखेंगे, बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं होता है लेकिन होता है, ठीक है ना। तो ये आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस में आपको दिखेंगे, और कुछ कुछ जगह पे तो बड़ा डिफरेंस भी मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में। तो इसीलिए कभी भी ना जब रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात होती है तो हमेशा फाइल को पिकल कर लेना चाहिए, मतलब कोई भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसको पिकल करके सामने वाले को भेज दो, सो दैट वो सेम ऑब्जेक्ट उसके पास हो। तो आर्किटेक्चरल अगर इश्यूज होते हैं तो वो वाले इश्यूज शायद आप उससे ओवरकम कर पाओ, उसको मिनिमाइज कर पाओ, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा नोट था रैंडम नंबर के ऊपर। हम इस कमांड को नेक्स्ट सेक्शन में यूज करेंगे जब हम ऑटोग्राड्स को समझेंगे। अभी तक हमने जितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक्स है या वाई है, जो भी हम बना रहे हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट एक ऑटोग्रेड का ऑप्शन होता है, वो हमने फॉल्स करके रखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स ही होता है। हम उसको इनेबल करेंगे और देखेंगे उसका मतलब क्या है, यहाँ से कैलकुलस की जर्नी आपकी स्टार्ट होती है। तो एक बार इसको समझ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ग्रेडियंट डिसेंट में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट भी हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे वाया कोड, ठीक है। तो विद दैट आई एम गोइंग टू एंड दिस डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। आप सबका कल्याण हो, आप सब अच्छे रहें और ख्याल रखें अपना अपना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।